भारतीय संविधान के भाग 18 यानी अनुच्छेद 352 से 360 तक फैले आपात उपबंध या इमरजेंसी प्रोविजंस का एक बहुत ही तथ्यात्मक और परीक्षा केंद्रित विश्लेषण करना। हाँ, और इसमें कोई सतही कहानी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, सिर्फ फैक्ट्स, डेटा और पिछले वर्षों के प्रश्न यानी PYQ। हम सिर्फ ये नहीं रटेंगे कि कौन सा अनुच्छेद क्या कहता है, बल्कि उन मैकेनिज्म्स को गहराई से समझेंगे कि ये प्रावधान असल में काम कैसे करते हैं। और परीक्षा के नजरिए से देखो तो ये अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब ना सवाल सीधे अनुच्छेदों के नंबर पर नहीं आते। हाँ, वो जमाना गया जब सीधे रटे रटाए सवाल आते थे। बिल्कुल, अब सवाल इस बात पर आते हैं कि आपातकाल के दौरान शक्तियों का ट्रांसफर कैसे होता है और नागरिकों के अधिकारों पर इसका तकनीकी प्रभाव क्या पड़ता है। सही बात है। तो आपातकाल के प्रकारों में जाने से पहले मैं एक रूपरेखा रखना चाहूंगा ताकि इसे विजुअलाइज करना आसान हो जाए। मान लीजिए कि हमारा देश और इसका संविधान एक मल्टी इंजन ट्रेन की तरह। अच्छा, मल्टी इंजन ट्रेन दिलचस्प है। हाँ, मतलब सामान्य दिनों में केंद्र और हर राज्य का अपना अपना इंजन होता है जो अपनी अपनी पटरियों पर तय नियमों यानी वो राज्य सूची और संघ सूची के हिसाब से ट्रेन को आगे बढ़ाता है। लेकिन जैसे ही आपातकाल लागू होता है, राज्यों के इंजन रिमोट कंट्रोल से बंद कर दिए जाते हैं और पूरा का पूरा भार सिर्फ एक मास्टर इंजन यानी हमारी केंद्र सरकार खींचने लगती है। वाओ, ये मास्टर इंजन वाली एनालॉजी आपातकाल के कोर कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्लियरली समझाती है। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें ना, तो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के सस्पेंशन का ये सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। शायद जर्मनी से। एग्जैक्टली, इसका उत्तर है जर्मनी का वीमा संविधान। और यहीं पर एक बहुत बड़ा PYQ पॉइंट छिपा है। वो क्या? आपातकाल के दौरान भारत की संघीय व्यवस्था बिना किसी संविधान संशोधन के एकात्मक रूप में बदल जाती है। हाँ, मुझे इसी बिंदु पर थोड़ा रुकना है। बिना किसी संविधान संशोधन के एकात्मक हो जाना, मतलब जमीनी स्तर पर इसका असल में क्या मतलब है? क्या राज्य सूची अचानक गायब हो जाती है? राज्य की विधानसभाओं का क्या होता है फिर? नहीं, राज्य सूची गायब नहीं होती, लेकिन उसका इफेक्ट बदल जाता है। सामान्य स्थिति में संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून नहीं बना सकती, है ना? हाँ, वो तो राज्य का अधिकार है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल लागू होते ही संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की पावर मिल जाती है। इसका मतलब है कि राज्य की विधानसभाएं सस्पेंड नहीं होती। अच्छा, वो काम करती रहती हैं। बिल्कुल, वे अपना काम करती रहती हैं। लेकिन अगर केंद्र और राज्य के कानून में टकराव होता है, तो केंद्र का कानून हमेशा सर्वोपरि हो जाता है। ओ, समझ गया। तो इफेक्टिवली राज्य सूची एक समवर की सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट की तरह काम करने लगती है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल मैकेनिज्म है जिसे अक्सर छात्र नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब ढांचा संघीय ही रहता है, लेकिन काम एकात्मक तरीके से करने लगता है। बिल्कुल सही। चलिए, अब इस मास्टर इंजन को चालू करने वाले ट्रिगर्स की बात करते हैं। जब पूरा देश किसी बड़े संकट में हो, तो ये हमें अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल की ओर ले जाता है। इसके स्पष्ट कानूनी आधार क्या हैं? क्या केंद्र अपनी मर्जी से कभी भी इसे लागू कर सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संविधान में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए केवल 3 बहुत ही स्पेसिफिक आधार दिए गए हैं। पहला है युद्ध यानी वॉर। ठीक है। दूसरा है बाहरी आक्रमण जिसे एक्सटर्नल एग्रेशन कहते हैं, और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन। एक सेकंड, युद्ध और बाहरी आक्रमण में तकनीकी रूप से क्या अंतर है? दोनों में ही तो देश की सीमाओं पर खतरा होता है ना? कानूनी दृष्टि से इनमें बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। देखो, युद्ध तब माना जाता है जब दोनों देशों के बीच औपचारिक रूप से मतलब फॉर्मली युद्ध की घोषणा की गई हो, जिसे 1971 में हुआ था। हाँ, जबकि बाहरी आक्रमण का मतलब है कि किसी अन्य देश ने भारत पर सैन्य बल का प्रयोग तो किया है, लेकिन औपचारिक रूप से युद्ध की कोई डिक्लेरेशन नहीं हुई है। परीक्षा में ये जो अंतर है ना, ये स्टेटमेंट्स वाले प्रश्नों में अक्सर फंसाता है। हाँ, ये अंतर स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे डेटा हाईलाइट सेक्शन की। प्रक्रिया क्या है? मान लीजिए इनमें से कोई एक स्थिति बन गई, तो इसकी घोषणा कौन करेगा और संसदीय नियंत्रण कैसे काम करेगा? घोषणा तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, राष्ट्रपति अकेले या सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने पर ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर कैसे? इसके लिए मंत्रिपरिषद यानी पूरी कैबिनेट की लिखित सलाह
रिटर्न एडवाइस का होना अनिवार्य है। सिर्फ मौखिक नहीं, लिखित में होना चाहिए। बिल्कुल, लिखित में। और एक बार राष्ट्रपति ये घोषणा कर दें तो उसे संसद के दोनों सदनों से 1 महीने के भीतर स्वीकृति मिलनी ही चाहिए। यहाँ एक लॉजिकल सवाल उठता है, 1 महीने का ही समय क्यों? अगर देश इतने बड़े संकट में है तो संसद के पास बहस करने के लिए ये टाइम लिमिट इतनी कम क्यों रखी गई है? क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल का असर सीधे तौर पर देश के 1 अरब से ज्यादा नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर पड़ता है। सही बात है। इतनी बड़ी पावर को ना बिना संसदीय जांच के लंबे समय तक नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए 1 महीने की बहुत सख्त समय सीमा है। और हाँ, स्वीकृति भी साधारण बहुमत से नहीं मिलती। तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। एग्जैक्टली, विशेष बहुमत से पास होना चाहिए, यानी सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। बाप रे, ये तो काफी कड़ा नियम है। विशेष बहुमत से 1 महीने के भीतर पास होना चाहिए। अच्छा, अगर संसद इसे पास कर देती है तो ये कब तक लागू रहता है? क्या इसकी कोई मैक्सिमम एक्सपायरी डेट है? एक बार स्वीकृति मिलने के बाद यह 6 महीने तक लागू रहता है। ठीक है। इसके बाद अगर स्थिति नॉर्मल नहीं होती है तो संसद फिर से विशेष बहुमत से इसे अगले 6 महीने के लिए बढ़ा सकती है। मतलब 6-6 महीने करके? हाँ, इस तरह इसे हर 6 महीने में अनिश्चित काल यानी इनडेफिनिट पीरियड तक बढ़ाया जा सकता है। इसकी कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। मतलब जब तक संसद हर 6 महीने में से रिन्यू करती रहेगी, ये मास्टर इंजन चलता रहेगा। बिल्कुल। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जहां से सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सवाल बनते हैं, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। मैंने अक्सर देखा है कि परीक्षा में छात्र अनुच्छेद 358 और 359 के बीच बुरी तरह उलझ जाते हैं। अरे हाँ, ये तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन एरिया है। तो इन दोनों के काम करने का तरीका क्या है? देखो, अनुच्छेद 358 और 359 दोनों ही मौलिक अधिकारों के निलंबन से जुड़े हैं, लेकिन इनके काम करने का मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है। अनुच्छेद 358 जो है ना, वो विशेष रूप से केवल अनुच्छेद 19 यानी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उससे जुड़ा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला। हाँ, तो जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है, और ध्यान रहे केवल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर, तो अनुच्छेद 358 अपने आप एक्टिव हो जाता है और अनुच्छेद 19 में दिए गए सभी 6 मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। 1 मिनट, स्वतः निलंबित होने का मतलब है कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 19 को रोकने के लिए कोई अलग से आदेश या नोटिफिकेशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती? बिल्कुल सटीक, ये एक ऑटोमेटिक ट्रिगर है। कमाल है। और 359? अनुच्छेद 359 का तंत्र अलग है, ये स्वतः काम नहीं करता। अच्छा। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि वो बकायदा एक आदेश जारी करके अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के अधिकार यानी एनफोर्समेंट को निलंबित कर सकें। इसे थोड़ा और क्लियर करते हैं। अधिकारों को लागू कराने का निलंबन, इसका प्रैक्टिकल अर्थ क्या है? क्या वो अधिकार ही खत्म हो जाते हैं? नहीं, अधिकार खत्म नहीं होते। अधिकार तो संविधान की किताब में अपनी जगह पर मौजूद रहते हैं, लेकिन आप उन अधिकारों के हनन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। ओह, मतलब रेमेडी छीन ली जाती है। एग्जैक्टली। अनुच्छेद 32 और 226 के तहत जो रिट दायर करने की पावर है, अदालत का वो दरवाजा एक तरह से बंद कर दिया जाता है। और एक बात और, राष्ट्रपति के आदेश में ये स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि कौन-कौन से अधिकारों का एनफोर्समेंट रोका जा रहा है। ये एक बहुत ही गहरा संवैधानिक बिंदु है। मतलब 358 में अनुच्छेद 19 खुद सस्पेंड हो जाता है ऑटोमेटिकली, जबकि 359 में अधिकार नहीं बल्कि अधिकारों की रक्षा करने वाली अदालत की चाबी सस्पेंड हो जाती है। बहुत सही तरीके से समराइज किया आपने। लेकिन क्या इस दौरान न्यायालय की सारी चाबियां छीन ली जाती हैं, या कोई ऐसा अधिकार है जिसे कोई भी आपातकाल, मतलब कोई भी इमरजेंसी नहीं छीन सकती? हाँ, 2 अधिकार ऐसे हैं जो किसी भी परिस्थिति में सस्पेंड नहीं किए जा सकते और अदालत का दरवाजा उनके लिए हमेशा खुला रहता है। वो कौन से हैं? अनुच्छेद 20 यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। राइट टू लाइफ। हाँ, ये एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच है जो ये सुनिश्चित करता है कि आपातकाल के दौरान भी स्टेट मनमाने तरीके से किसी का जीवन या पर्सनल लिबर्टी नहीं छीन सकता। अनुच्छेद 20 और 21 हमेशा सुरक्षित रहेंगे। ये तो परीक्षा का एक एवरग्रीन फैक्ट है। खैर, अब हमारी उस ट्रेन वाली एनालॉजी पर वापस आते हैं। हमने देखा कि जब पूरे देश पर संकट हो तो मास्टर इंजन कैसे काम करता है। लेकिन क्या होगा अगर पूरी ट्रेन सही चल रही हो, बस एक राज्य का डिब्बा पटरी से उतर जाए?
मतलब वहां का संवैधानिक ढांचा काम करना बंद कर दे। स्थिति हमें अनुच्छेद 356 की ओर ले जाती है, जिसे संविधान की भाषा में राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता कहा जाता है और आम बोलचाल में हम इसे राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं। इस स्थिति में ग्राउंड लेवल पर क्या बदलता है? राज्य सरकार और विधानसभा का क्या होता है? और सबसे जरूरी बात, राज्य का बजट कौन पास करता है? देखो, जैसे ही अनुच्छेद 356 लागू होता है ना, उस राज्य की चुनी हुई सरकार यानी मुख्यमंत्री और उनका जो मंत्रिमंडल है वो तुरंत प्रभाव से बर्खास्त हो जाता है, डिसमिस हो जाते हैं। हाँ, राष्ट्रपति राज्य की कार्यकारी शक्तियां अपने हाथ में ले लेते हैं, जिसे वे आमतौर पर राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर के माध्यम से चलाते हैं। और विधानसभा का क्या? राज्य की विधानसभा को या तो भंग कर दिया जाता है या उसे निलंबित अवस्था में रखा जाता है। और जैसा आपने पूछा कि बजट कौन पास करता है, तो राज्य के लिए कानून बनाने और बजट पास करने की पूरी पावर सीधे दिल्ली में संसद के पास आ जाती है। मतलब उस डिब्बे का पूरा कंट्रोल अब सीधे मास्टर इंजन ने अपने हाथ में ले लिया। अनुच्छेद 352 में हमने देखा था कि संसद को 1 महीने के भीतर आपातकाल को मंजूरी देनी होती है। तो अनुच्छेद 356 के तहत ये टाइम लिमिट क्या है? यहाँ संसद को स्वीकृति देने के लिए 2 महीने का समय मिलता है। 2 महीने? हाँ, और ये स्वीकृति साधारण बहुमत से दी जा सकती है। विशेष बहुमत की कोई जरूरत नहीं होती। ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं लगता? मतलब जब देश युद्ध जैसे भयानक संकट में हो तब संसद को सिर्फ 1 महीने का समय दिया जाता है, लेकिन जब केवल एक राज्य में राजनीतिक अस्थिरता हो तो 2 महीने का समय। ऐसा क्यों? ये विरोधाभास नहीं है, बल्कि एक तरह का संवैधानिक बैलेंस है। वो कैसे? देखो, राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सीधे तौर पर छीन लेता है। इसलिए वहां बहुत ज्यादा अर्जेंसी और स्क्रूटनी की जरूरत होती है। लेकिन जो राष्ट्रपति शासन है वो केवल एक राज्य के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है। अच्छा, वो सिटीजन्स के अधिकारों को नहीं छूता। बिल्कुल, ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सस्पेंड नहीं करता। इसीलिए संविधान बनाने वालों ने यहाँ पार्लियामेंट्री प्रोसेस के लिए थोड़ा ज्यादा समय दिया। ये लॉजिक समझना ही असली तैयारी है। अब समय सीमा पर आते हैं। अगर संसद इसे 2 महीने में पास कर दे तो ये कब तक चलता है? संसद की परमिशन के बाद ये 6 महीने तक लागू रहता है। इसे हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन क्या? राष्ट्रीय आपातकाल के उलट इसे अनिश्चित काल तक नहीं खींचा जा सकता। इसकी मैक्सिमम लिमिट 3 वर्ष फिक्स की गई है। क्या केंद्र सरकार बिना किसी ठोस कारण के सिर्फ संसद में मेजॉरिटी होने के आधार पर इसे पूरे 3 साल तक खींच सकती है? नहीं, इतना आसान नहीं है। 1 वर्ष तक तो इसे 6 महीने करके बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 1 वर्ष के बाद अगर इसे आगे बढ़ाना है तो 2 बहुत ही सख्त शर्तें रखी गई हैं, जिनमें से कम 1 का पूरा होना मस्ट है। वो शर्तें क्या हैं? पहली शर्त, या तो पूरे देश में या उस राज्य के किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, और दूसरी शर्त, चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन लिखित में ये सर्टिफिकेट दे कि राज्य में चुनाव कराना अभी पॉसिबल नहीं है। अरे वाह, ये तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेक एंड बैलेंस है। इसका सीधा मतलब है कि चुनाव आयोग के सर्टिफिकेट के बिना कोई भी राजनीतिक सत्ता किसी राज्य में 1 साल से ज्यादा लोकतंत्र को सस्पेंड नहीं रख सकती। बिल्कुल। चलिए, हमने बाहरी खतरे देख लिए, राज्यतंत्र का फेलियर देख लिया। अब जरा वित्तीय संकट की बात करते हैं। अगर देश के खजाने पर ही संकट आ जाए तो संविधान क्या कहता है? इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 360 यानी वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान है। इसका आधार यह है कि जब राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति बन गई है जिससे भारत या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में है। तो इसका मैकेनिज्म क्या है? मतलब जब वित्तीय आपातकाल लगता है तो केंद्र के पास ऐसी कौन सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर आ जाती है जो नॉर्मल दिनों में नहीं होती? बहुत सी पावर्स आती हैं। केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय मामलों में निर्देश दे सकती है। राज्यों के जितने भी धन विधेयक यानी मनी बिल्स हैं, वो राष्ट्रपति के विचार के लिए रिजर्व किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी पावर ये है कि केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। मैंने कहीं पढ़ा है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी शामिल होते हैं। ये जानना काफी दिलचस्प है, क्योंकि जजों की सैलरी को तो आमतौर पर प्रोटेक्टेड रखा जाता है ना, ताकि न्यायपालिका की इंडिपेंडेंस बनी रहे। तो क्या इस आपातकाल में उन पे भी असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है।
लेकिन जब देश का सर्वाइवल ही वित्तीय संकट में हो तो उस स्थिति से निपटने के लिए ये व्यापक शक्ति दी गई है। अच्छा, इसके पास होने का क्या रूल है? इससे भी संसद द्वारा 2 महीने के भीतर साधारण बहुमत से स्वीकृत किया जाना चाहिए। और यहाँ एक कैच है। क्या? एक बार स्वीकृत होने के बाद ये अनिश्चित काल तक लागू रह सकता है, जब तक कि इसे वापस ना लिया जाए। इसे बार बार रिन्यू करने की जरूरत नहीं होती। मतलब 6 महीने वाला रिन्यूअल यहाँ नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं। चलिए अब उस सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो प्रीलिम्स परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। मिथक बनाम तथ्य, यानी मिथ वर्सेस फैक्ट। परीक्षा बनाने वाले ना अक्सर ऐसे ट्रैप्स या जाल बिछाते हैं जिनमें छात्र फंस जाते हैं। हाँ, वो तो उनका फेवरेट काम है। तो हम एक एक करके इन मिथकों को तोड़ेंगे। पहला मिथक, वित्तीय आपातकाल भारत में 1991 के गंभीर आर्थिक संकट के दौरान लागू किया गया था। फैक्ट ये है कि ये पूरी तरह गलत है। भारत के इतिहास में आज तक अनुच्छेद 360 यानी वित्तीय आपातकाल कभी लागू नहीं हुआ है। कभी नहीं। कभी नहीं। 1991 में आर्थिक संकट जरूर था, लेकिन संविधान के इस विशेष प्रावधान को ट्रिगर नहीं किया गया था। बहुत बढ़िया। अब दूसरा मिथक, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्य का राज्यपाल खुद राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। इसका फैक्ट ये है कि राज्यपाल के पास डिक्लेरेशन करने की कोई पावर नहीं है। वो केवल राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेज सकता है कि भाई राज्य की स्थिति संविधान के अनुसार नहीं चल रही है। तो फाइनल डिसीजन किसका होता है? अंतिम घोषणा और हस्ताक्षर केवल और केवल राष्ट्रपति के ही होते हैं। क्लियर। अब तीसरा मिथक, जो मुझे लगता है सबसे ट्रिकी है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 हमेशा स्वतः निलंबित हो जाता है, चाहे आपातकाल का आधार कोई भी हो। और ये परीक्षा का एक बहुत ही बारीक ट्रैप है। तथ्य ये है कि अनुच्छेद 19 का स्वतः निलंबन, जो अनुच्छेद 358 के तहत होता है, वो केवल तभी होता है जब आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर लगा हो। अच्छा। हाँ, अगर आपातकाल सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर लगाया गया है तो अनुच्छेद 19 अपने आप निलंबित नहीं होता। खैर, अब हम इस पूरे विषय के सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं, मोस्ट प्रोबेबल एग्जाम क्वेश्चन। इस पूरी चर्चा में एक अमेंडमेंट की छाया बार बार दिखाई दे रही है। नियमों को बदला गया है, टाइम लिमिट्स को कसा गया है। अगर इस पूरे चैप्टर से सबसे मुश्किल और जरूरी सवाल बने तो वो कहां से आएगा? बिना किसी डाउट के वो सवाल 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से होगा। आपातकालीन प्रावधानों के आज के स्ट्रक्चर को समझने के लिए ना इस अमेंडमेंट को डिकोड करना सबसे जरूरी है। ऐसा क्या किया था इस अमेंडमेंट ने? इसने उन सारी कमियों को बंद किया जिनके कारण आपातकालीन शक्तियों का मिसयूज हो सकता था। चलिए इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं। इसने क्या ऐसे बदलाव किए जिसने पूरे ढांचे का संतुलन ही बदल दिया? मुझे याद है मूल संविधान में आंतरिक अशांति या इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द था। उसे हटाना क्यों जरूरी था? देखो, आंतरिक अशांति एक बहुत ही वेग और सब्जेक्टिव शब्द था। मतलब कोई भी इसका अपने हिसाब से मतलब निकाल सकता था। Exactly. एक बड़े शांतिपूर्ण राजनीतिक प्रदर्शन या किसी हड़ताल को भी आंतरिक अशांति माना जा सकता था, जो कि लोकतंत्र का एक एकदम नॉर्मल हिस्सा है। तो 44वें संशोधन ने इस अस्पष्ट शब्द को हटाकर इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया। आर्म्ड रिबेलियन। हाँ, इसका असर ये हुआ कि अब केवल किसी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के आधार पर आपातकाल नहीं लग सकता। इसके लिए वास्तव में हथियारों के साथ हिंसक विद्रोह होना जरूरी है। थ्रेशोल्ड को बहुत ऊंचा कर दिया गया। थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया गया। और इसने प्रोसीजरल लेवल पर क्या बदलाव किए? इसने कैबिनेट की लिखित सलाह को अनिवार्य बना दिया। अच्छा, जो हमने पहले डिस्कस किया था। हाँ, इससे पहले संविधान में केवल राष्ट्रपति को समाधान होने पर लिखा था, जिसका मतलब था कि कोई भी प्रधानमंत्री अकेले राष्ट्रपति को सलाह देकर इमरजेंसी लागू करवा सकता था। अब बिना पूरी कैबिनेट की लिखित सहमति के ये पॉसिबल ही नहीं है। और मौलिक अधिकारों के मामले में इसका क्या योगदान था? इसी संशोधन ने अनुच्छेद 20 और 21 को वो अभेद्य सुरक्षा कवच पहलाया जिसकी हमने बात की थी। इसने क्लियर कर दिया कि चाहे कोई भी आपातकाल हो, जीवन और पर्सनल लिबर्टी के अधिकार को सस्पेंड करने की पावर राष्ट्रपति के पास भी नहीं होगी। लेकिन इन सब संवैधानिक बदलावों के बाद भी मैं सोच रहा था, क्या कोई ऐसी बाहरी शक्ति है जो इस मास्टर इंजन पर ब्रेक लगा सके? मान लीजिए कैबिनेट ने लिखित सलाह दे दी, विशेष बहुमत से पास भी हो गया, लेकिन ग्राउंड ही गलत या दुर्भावनापूर्ण हो। क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है।
और यही न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू का क्षेत्र है। मिनर्वा मिल्स मामले और उसके बाद की जजमेंट्स ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आपातकाल की घोषणा न्यायपालिका की पहुंच से बाहर नहीं है। मतलब कोर्ट रिव्यू कर सकता है। हाँ, यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि अनुच्छेद 352 या 356 की घोषणा किसी इररेलेवेंट या मैलाफाइड मतलब दुर्भावनापूर्ण आधार पर की गई है, तो अदालत उसकी समीक्षा कर सकती है और उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर कर सकती है। वाओ। यानी मास्टर इंजन मनमानी नहीं कर सकता, उस पर सुप्रीम कोर्ट का ब्रेक हमेशा मौजूद है। ये चेक एंड बैलेंस का एक बहुत ही मजबूत उदाहरण है। खैर, अब समय आ गया है हमारे रैपिड रिवीजन का। अरे वाह, मेरा फेवरेट पार्ट। परीक्षा हॉल में जाने से पहले दिमाग में सब कुछ तेजी से सेट करना बहुत जरूरी है। तो मैं अनुच्छेदों के नाम लूंगा और आप फटाफट उनका मुख्य विषय बताएंगी। तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ, चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल। आधार है युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। परफेक्ट। अनुच्छेद 356। राष्ट्रपति शासन। आधार राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता और इसकी अधिकतम सीमा 3 वर्ष है। अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल, जो भारत में आज तक कभी लागू नहीं हुआ। अनुच्छेद 358। केवल युद्ध या बाहरी आक्रमण के समय अनुच्छेद 19 के अधिकारों का स्वतः निलंबन। और अनुच्छेद 359। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अन्य मौलिक अधिकारों को न्यायालय से एनफोर्स कराने के अधिकार का निलंबन। लास्ट 44th संविधान संशोधन 1978। आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह, कैबिनेट की लिखित सलाह और अनुच्छेद 20 तथा 21 को कभी निलंबित न होने की परमानेंट सुरक्षा। शानदार। इस तेज रिवीजन से पूरे चैप्टर का एक बहुत ही क्लियर खाका दिमाग में बन जाता है। अब चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम एक थोड़े गहरे दार्शनिक और ऐतिहासिक बिंदु पर विचार करें। हमने शुरुआत में जर्मनी के वेमर संविधान का जिक्र किया था। हाँ, और यहाँ एक बहुत गहरा विरोधाभास है। कैसा विरोधाभास? देखो, वेमर संविधान वही संविधान था जिसके इन्हीं आपातकालीन प्रावधानों का उपयोग करके एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार ने पूरी तरह से कानूनी ढांचे के भीतर रहते हुए जर्मनी में लोकतंत्र को ही समाप्त कर दिया था। मतलब डिक्टेटरशिप आ गई थी। एग्जैक्टली। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण है कि कैसे लोकतंत्र के हथियार ही लोकतंत्र के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। और यही बात भारतीय संविधान के संदर्भ में बहुत सोचने पर मजबूर करती है। राष्ट्र की एकता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत मास्टर इंजन का होना बहुत जरूरी है, जो संकट में पूरे देश का भार खींच सके। बिल्कुल। लेकिन उस इंजन को तानाशाही में बदलने से रोकने के लिए 44th संशोधन और सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू जैसे मजबूत ब्रेक भी उतने ही जरूरी हैं। मतलब शक्ति और उस शक्ति पर नियंत्रण के बीच की ये जो रेखा है ना, वो बहुत बारीक है। और एक संविधान की असली सफलता इसी बात में है कि वो इस बारीक रेखा को कितनी मजबूती से बनाए रखता है। सही कहा।